चलिए ध्यान दीजिए, देखिए प्लाज्मा, हमारा ध्यान दीजिएगा, प्लाज्मा पहले होता है उसके बाद, जैसे ब्लड जानते हैं ना, ब्लड कि नहीं, तो ब्लड जानते होंगे, तो ब्लड में क्या होता है कि जैसे ब्लड में 3 तरह के ब्लड, एक प्लाज्मा, सभी आपस में मिलकर एक तब ब्लड बनाता है, जैसे लाल रक्त हो गया, श्वेत रक्त हो गया, वो प्रष्टित होता है वो तो तीनों मिल तब, तो प्लाज्मा जो हो गया एक तरल हो जाएगा, मतलब समझिए कि पानी हो गया, ठीक है, और सब उधर से लाल श्वेत और प्लेटलेट्स तीनों मिल के आएगा, तब इसमें मिलेगा तब ब्लड का निर्माण। अन्यथा अगर सीधे हम ब्लड की बात करेंगे, अगर जो लाल श्वेत और जो उसका हम बात करेंगे, तो वो सब क्या है, जैसे सूखा नमक समझो, और हम सीधे अगर जो प्लाज्मा ब्लड में नहीं रहे, समझिए कि सीधे नमक की तरह समझिएगा, चीनी की तरह होगा, चायपत्ती की तरह होगा, सीधे सूखा आपको मिलेगा, लाल श्वेत प्लेटलेट्स जो मिलेगा ना उस चीनी की तरह मिलेगा, तब इसमें पानी तरल मिलेगा उसमें, तब मिलकर बनाएगा, बात समझना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होता है, याद रखिएगा, यहाँ पर अगर ये मिलेगा तभी ब्लड सुचारू रूप से हमारे शरीर के अंदर जाएगा और आएगा, जो परिवहन करता है तभी। अब क्या होता है कि प्लाज्मा कहीं ना रहे तब क्या होगा, तो ब्लड गति नहीं करेगा, गति करेगा नहीं करेगा, तो सूखा हो कैसे गति कर सकता है, तो ब्लड के लिए गति कराने के लिए प्लाज्मा ही तो रहेगा। अब अच्छे समझ में आएगा प्लाज्मा क्या होता है ना। तो अब डीपली से इसके बारे में आप लोग इसमें ध्यान देना है कैसे होता है, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिए, अब क्वेश्चन की भी बारीकी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब पॉइंट का आपको दिया हुआ है। तो प्लाज्मा होता है क्या है, ध्यान दीजिए, प्लाज्मा हल्का पीलेपन लिए हुए गाढ़ा चिपचिपा द्रव्य, मतलब एक तरह के पदार्थ है जिसका पीलेपन लिए हुए, हल्का पीलापन लिए हुए चिपचिपा पदार्थ है, द्रव्य है, जिसका रंग पीला कथी है, बिलिरुबिन के कारण होता है। अब जैसे हम लोग पढ़े थे कि रक्त का जो रंग होता है लाल का होता है, तो होमोग्लोबिन के कारण होता है, देखना यहाँ पर कह रहा है कि प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा जो हल्का पीलापन जो लिए हुए है, हल्का जो पीलापन लिए हुए हैं, उसका मेन कारण कथी है, बिलिरुबिन के कारण वो हल्का पीलापन है, कौन, प्लाज्मा। अरे प्लाज्मा नहीं रहे, प्लाज्मा नहीं रहे तो रक्त समूह की कोई काम नहीं करने, गति ही नहीं करे, बात समझे कि नहीं समझे। तो प्लाज्मा में समझ गया कि पीलेपन लिए हुए चिपचिपा पदार्थ है प्लाज्मा है, उससे भी बेटर आगे हम बात करते हैं। देखिए प्लाज्मा पदार्थ के चौथे अवस्था है, अभी तक आप लोग पदार्थ की 3 अवस्था पढ़े, ठोस द्रव गैस, लेकिन नहीं, यहाँ पदार्थ का एक चौथा अवस्था कौन बन गया, प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा पदार्थ का एक चौथा अवस्था बनेगा, ठोस द्रव गैस के बाद जो रक्त का हल्का पीला तरल हिस्सा है और उसमें पानी, प्रोटीन, खनिज और अन्य पोषक तत्व होते हैं जो कोशिकाओं को पूरे शरीर में ले जाता है। आपको बोले थे कि अगर ब्लड में प्लाज्मा नहीं हो तो ब्लड में कोई काम नहीं, बता देंगे ना, बताते हैं। प्लाज्मा को अभी क्या करता है, ध्यान दीजिए बुआ, प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा पदार्थ के चौथी अवस्था, यहाँ तक कोई आपका लोचा नहीं है। क्या कहता है, जो रक्त का हल्का पीला तरल हिस्सा है, मतलब जो रक्त के हल्का पीला तरल हिस्सा है, तो रक्त के हल्का तरल हिस्सा उसको क्या कहते हैं, प्लाज्मा। पहले बता दिए थे कि भाई रक्त में जब तक उसको मिलाएंगे नहीं, मान लेते हैं कि आपके जैसे आप देखो फुचका उचका आप लोग खाते होंगे ना, तो उसमें ध्यान दीजिएगा, जो इमली होता है, इमली, जब तक उस इमली को हम पानी में नहीं घुलते हैं ना, तब वो खट्टा लगेगा ही नहीं। आप पढ़े भी होंगे, केमिस्ट्री में क्वेश्चन भी था कि अम्ल का व्यवहार जल के अनुपस्थिति में नहीं, उपस्थिति में होता है, तो याद रखिएगा। तो कह रहा है कभी कि तरल का हल्का पीला तरल हिस्सा है, इसमें पानी मिलेगा, इसमें प्लाज्मा में पानी होगा, हल्का पीला पानी होगा, प्रोटीन होगा, ठीक है, प्रोटीन भी इसमें होंगे, खनिज और अन्य पोषक तत्व भी होते हैं जो कोशिकाओं को पूरे शरीर में ले जाता है, जो कोशिका के पूरे शरीर में क्या करता है, ले जाता है। कौन ले जाता है, प्लाज्मा। कोई दिक्कत नहीं, और इसमें प्रोटीन होगा, पानी होगा, खनिज होगा, ये टोटल प्लाज्मा में, ये याद रखना है आपको। अब क्या है देखिए,
प्लाज्मा रक्त का तल हल्का पीला भाग है, बार बार तल हल्का पीला रहा है, आपको याद हो जाएगा, बोलने की बात नहीं है। चलिए, लगभग 55% रक्त जो पानी यानी कि लगभग 55% रक्त में, यानी रक्त प्लाज्मा में जो है प्लाज्मा इतना परसेंट रक्त, ठीक है, जो पानी 90 से 92% पानी उसमें होता है प्लाज्मा में। मतलब हम तो बोले थे कि प्लाज्मा सबका एक मिश्रण ले लेता है, तो रक्त ये याद रखिए 55, पानी ज्यादा, ये भी याद रखिए रक्त कम पानी ज्यादा। और पानी ज्यादा ना हुआ तो शुरू में बोले थे कि रक्त देख लो भाई चीनी की तरह, नीमक की तरह सूखा होता है, वो जाएगा इसमें, जहाँ रहेगा तो ही पर लगा, रक्त शरीर में पोषण करेगा नहीं, इंसान खत्म हो जाएगा। ये याद रखिएगा, जैसे प्लाज्मा ही रक्त का होता है। अब बताओ, हम कोई जिंदा व्यक्ति है, जब कोई जिंदा व्यक्ति है तो उसका ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चल रहा है। और कोई व्यक्ति मर जाए, ब्लड सर्कुलेशन चलेगा नहीं, प्लाज्मा खाली, प्लाज्मा गति करना बंद कर देता है, प्लाज्मा अपना काम सब बंद करता है, यानी रक्त उसका थक्का जम गया। अब कोई जिंदा व्यक्ति हाथ काट दो, ब्लड गिरेगा ना गिरेगा? गिरेगा, बाहर जैसी ब्लड जम जाएगा, प्लाज्मा खत्म हो गया, मामला खत्म, अपना रक्त अपना रूप में आना शुरू हो जाता है। आसान लग गया। तो यहाँ क्या कदम हुआ कि 55% कथी हो जाएगा रक्त, और पानी ज्यादा, यानी शरीर में पानी ज्यादा होता है, याद रखिएगा। प्रोटीन, एल्ब्यूमिन, फाइब्रोजुनेन, ग्लोबुलिन पोषक तत्व होते हैं, मतलब इसको कथी हो गया, पोषक तत्व हो गया। हार्मोन और अपशिष्ट पदार्थ से बना होता है, मतलब इतना चीज किसमें रहता है, प्लाज्मा में। अपशिष्ट जो खराब पदार्थ है वो भी इसी में आ जाता है, याद रखिए, बना होता है, जो रक्त कोशिकाओं को वहन करता है। मतलब रक्त कोशिका को इतना को वहन करता है, कौन करता है, प्लाज्मा। इतना को वहन एक साथ लेके प्लाज्मा अपना काम करता है। देखिए, वहन करता है पोषक तत्व, यानी कहता है पोषक तत्वों, हार्मोन और अपशिष्ट के परिवहन के साथ साथ प्रतिरक्षा और रक्त को थक्के जमने से मदद करता है। मतलब याद रखिएगा, यहाँ तो प्रतिरक्षा भी करता है, जैसे प्रतिरक्षा करता है मतलब एंटीवायरस की तरह काम कर रहा है, इसको एंटीवायरस की तरह काम कर रहा है। जैसे हमारे ब्लड में ही एंटीवायरस होता है, याद रखिएगा। एंटीवायरस मतलब समझते हैं, प्रतिरक्षा समझते हैं, नहीं समझते, बताते हैं। जैसे हम लोग जब जन्म लेते हैं, चाहे हम लोग का शरीर है, हम लोग का शरीर जो होता है बहुत सारी बीमारियों से लड़ने का शरीर के अंदर काफी अवेलेबल ताकत होता है, ठीक है। तो बाहर है वायरस घूम रहा है, मेरे शरीर में आ जाता है, तो मेरे शरीर में उस वायरस को लड़ने के लिए ताकत होती है जो उसको मार देती है शरीर में, उसको कहते हैं कथी, प्रतिरक्षा। क्या कहेंगे, प्रतिरक्षा, यही होता है। अब किसी किसी व्यक्ति के शरीर में कम जाता है, उसके शरीर में बीमारी आ जाता है, तो ये प्रतिरक्षा का भी काम करता है। और कहता है यह रक्त को थक्के जमने से मदद करता है, थक्के जमने में कदे करता है, उसका मदद भी करता है, प्रदान करता है प्लाज्मा। तो जैसे अब बुखार लगे, तो देखिए बुखार जब लग जाता है तो कोई भी जो वायरस होता है मेरे शरीर में पहले आता है, डायरेक्टली मारता नहीं है एंटीवायरस, मेरे शरीर का जो एंटीवायरस है वो मारता नहीं है पहले वायरस को, पहले घुसता है, समझता है, डायरेक्ट मारता नहीं, पहले अंदर आता है वायरस हम लोग शरीर में, तब शरीर का समझता है। जैसे पोलियो का वायरस मेरे अपने जन्म से, जिससे बुखार का वायरस जो होता है, फीवर होता है, उसको लड़ने के लिए एंटीवायरस मेरे शरीर में है, सब आदमी के शरीर में रहता है, लेकिन पोलियो को लड़ने का एंटीवायरस किसी के शरीर में नहीं था। तो क्या किया गया, पोलियो का सुइया लिया जाता था। पहले क्या किया जाता, पोलियो का सुइया लिया जाता था। पोलियो को सुइया लेने से क्या होता, पोलियो का एंटीवायरस हो गया, बच्चा जन्म लेता है, देखिए उसको पोलियो का मिल जाता है, सुइया मिलता है कि नहीं मिलता है। तो वो एंटीवायरस प्राकृतिक द्वारा नहीं बना हुआ है, तो हम लोग लेते हैं। जैसे कोरोना बीमारी आया, तो कोरोना बीमारी जब आया तो कोरोना बीमारी से भी हमको लड़ने के लिए हमारे पास में नहीं था, एंटीवायरस हम लोग के पास में नहीं था, तो हम लोग सुई लिए, वगैरह लिए, तब हम लड़ने के सकते। तो कुछ ऐसे वायरस से लड़ने का शक्ति मेरे शरीर में अवेलेबल है पहले से लेकिन कुछ नहीं है, तो हम लोग बाहर से लेते हैं। जैसे हेपेटाइटिस बी का वगैरह सबका सुइया देखिएगा, जब बच्चे जन्म लेता है सबको लेना पड़ता है, ताकि वो जन्म से नहीं होता है, इसलिए उसको बाहर से लेना पड़ता है, ताकि बीमारी से हम लड़ सके, कोई दिक्कत नहीं होगा। सुनिए, मदद करता है। अब क्या करता है, सुनिए, यह रक्त का वह तरल घटक है, कौन, प्लाज्मा। रक्त का तरल घटक ही प्लाज्मा है, तो आप जान ही रहे कि रक्त को ले जाने का काम तो प्लाज्मा ही किया था। रक्त का वह तरल घटक है जो रक्त कोशिकाओं, आरबीसी, रेड, व्हाइट, प्लेटलेट्स, तीनों होता है ना, तीनों को निकालने के बाद कथी निकालने के बाद कथी बच जाता है।
अब फिर समझिएगा, वह तरल घटक है जो रक्त कोशिकाओं में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स को निकालने के बाद कभी कहता है बचाता है। यह कुल रक्त का लगभग 55% होता है। यह हल्के पीले रंग का चिपचिपा तरल पदार्थ होता है। जब हाथ फट जाता है, ब्लड निकाल दिया, जब जम जाता है तो समझिए कि उसमें से प्लाज्मा बाहर खत्म हो गया, वो जम गया, अपना रूप में ब्लड आ जाता है। अब देखिए प्लाज्मा के घटक क्या क्या है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। पानी सबसे ज्यादा बताए थे, प्रोटीन क्या क्या है सर, और प्रोटीन में क्या होता है, थक्का जमने से वाला कारक है प्रोटीन। प्लाज्मा में थक्का जमने वाला कारक है प्रोटीन। पोषक तत्व ग्लूकोज हो गया, एमिनो एसिड हो गया, हार्मोन हो गया, इलेक्ट्रोलाइटस भी हो गया जो सोडियम पोटेशियम क्लोराइड, अपशिष्ट उत्पाद यूरिया CO2। अपशिष्ट उत्पाद मतलब जानते हैं जिसको हम बाहर निकालते हैं, क्या करते हैं बाहर निकालते हैं, यूरिया जो पेशाब के माध्यम से निकलता है, CO2 जो हम लोग सांस की वजह निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ये अपशिष्ट हो गया। आगे देखिए प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा दो प्रकार के होते हैं, तो सुनिए। पहला है हीपैरिन। हीपैरिन प्लाज्मा, यह शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। हीपैरिन प्लाज्मा जो होता है शरीर के अंदर रक्त जमने से क्या करता है, रोकता है। हीपैरिन यानी समझिए कि छोटा है, ये अंदर रहेगा। थाइब्रिनिजोन, थाइब्रिनिजोन यह शरीर के बाहर रक्त के थक्का जमने में मदद करता है। देखिए एक अंदर जो रक्त को थक्का नहीं बनने देता है, जो रक्त को थक्का नहीं बनने देता है, एक हाइब्रिनिजोन जो होता है जो बाहर जो रक्त आ गया उसको थक्का बनने देता है। जो अब ठंडे में देख लेना, अभी किसी का हाथ कटा है, देख लो किस तरह से रक्त आगे जम जाता है, समझे ना मैडम, कोई दिक्कत बची नहीं। तो इतना रक्त आप प्लाज्मा के खेला था इतना। आगे देखिए प्लाज्मा में जल, प्रोटीन 7%, कार्बनिक 0.9, ग्लूकोज मतलब प्रोटीन में आ जाता है, वसा 0.5 होता है। अब देखिए रक्त में प्लाज्मा 50 से 55 पाया जाता है। जब प्लाज्मा में से फिब्रिन नामक पदार्थ निकाला जाए तो इसके शेष भाग को सीरम कहते हैं। सीरम याद रखिए, सीरम भी चिपचिपा पदार्थ जो चिकना होता है, सीरम। आप लोग कहीं सुने होंगे लोग सीरम लगाता है, बाल सीरम लगाता है, जो पता है शाइनिंग बना के रखता है। सीरम जो होता है शाइनिंग बना के रखता है। तो कभी कहा जब प्लाज्मा में से फिब्रिन नामक पदार्थ निकाला जाए तो फिब्रिन नामक पदार्थ जब प्लाज्मा में से निकाल लेते हैं, जो शेष भाग बचता है उसको हम क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं। याद रखिए। चलिए प्लाज्मा से क्वेश्चन शुरू करते हैं बारीकी से, और नीरज के लिए क्वेश्चन है लगातार 5 क्वेश्चन। शुरू करते हैं। पदार्थ की चौथी अवस्था को क्या कहते हैं नीरज? प्लाज्मा। क्या कहते हैं? प्लाज्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लाज्मा अवस्था में कण किस रूप में होता है? देखिए प्लाज्मा अवस्था कण जो होता है उत्तेजित अवस्था होता है, याद रखिएगा। उत्तेजित अवस्था होता है, आयनित अवस्था होता है, ये आपको दिमाग में रखना है। थोड़ा सा केमिकली रिएक्शन भी कर लेता है। इसका आंसर क्या होगा? उदासीन, ये नहीं होगा। अत्यधिक ऊर्जावान और उत्तेजित आयन, यानी प्लाज्मा के अणु जब भी होगा आयन के रूप में होगा, और आयन रहेगा तभी गति करना, ऐसे गति करना संभव नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। आगे बढ़ते हैं। अगला, सूर्य और तारे में चमक का कारण है क्या? प्लाज्मा की उपस्थिति। अभी बताए थे ना कि फिब्रिन जो होता है, अगर हम लोग प्लाज्मा से निकालते हैं तो उसे क्या कहते हैं? सीरम। अब समझ सकते हैं चमक भी इसमें होगा, शाइनिंग भी होगा। तो याद रखिएगा सूर्य और तारे में चमक के कारण क्या होता है? प्लाज्मा की उपस्थिति, प्लाज्मा की कथी होगा? उपस्थिति के कारण चमक भी पाया जाता है। आगे देखिए तारे में प्लाज्मा बनने की मुख्य कारण, फिर देखिएगा बहुत कम तापमान, अब तारे में बहुत उच्च तापमान, उच्च दाब, निर्वात। तारा मतलब सूर्य, सूर्य भी एक प्रकार के तारा है, याद रखिएगा। अब सूर्य काहे चमकता है? बहुत कम तापमान की बहुत अधिक तापमान, बहुत कथी हो जाएगा? अधिक तापमान, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। रक्त का लगभग, अमन के लिए क्वेश्चन, कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है जीव विज्ञान के संदर्भ में?
55, यानी देखिएगा ये सब क्वेश्चन जो होता है ना या बुआ, ऑब्जेक्टिव देख के टिक लगाना होता है। जैसे अभी देखिए 50%, 50 से 55%, ये नहीं कि ये सब 50% है, नहीं 55 तो 55 है। अगर यहाँ 90 की बात करते हैं तो 90 की बात हम कभी में करते बता दीजिए, जल। किसकी बात करते हैं? जल। समझे कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, रक्त प्लाज्मा में जल की मात्रा कितना परसेंट है? 90 से 92%। थैंक यू। आगे चलते हैं। प्लाज्मा में कौन सा कण मौजूद होता है? अब देखिए बढ़िया से, अभी तुरंत देख रहे हैं उत्तेजित में क्या था, एक और था उत्तेजित अवस्था में जो टिक लगाए थे, हम आपको पीछे दिखाते हैं। देखिए हम उत्तेजित अवस्था में जो हम टिक लगाए हैं यहाँ पर देखिएगा, उत्तेजित अवस्था में हम टिक लगाए हैं। देखिए अत्यधिक ऊर्जावान और उत्तेजित आयन के ऊपर टिक लगाए, आयन के ऊपर टिक लगाए हैं। अब यहाँ पर आपका आंसर आप खुद तय कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, बता दीजिए क्या होगा? सी, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन और आयन। ये भी होता है प्लाज्मा में, जो होता है फ्री होता है गति कराने के लिए। अगला क्वेश्चन, पदार्थ के किस अवस्था में कणों के बीच सबसे अधिक आकर्षण बल होता है? याद रखिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, सबसे ज्यादा कस के पकड़े कौन रहता है? ठोस। कौन रहता है? ठोस। याद रखिए सबसे ज्यादा पकड़ कौन रहता है? ठोस। प्लाज्मा तो चौथा स्तंभ हो गया, प्लाज्मा क्या स्तंभ हो गया? चौथा स्तंभ प्लाज्मा हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा प्लाज्मा का एक प्राकृतिक उदाहरण है? बढ़िया समझिएगा, बिजली चमकता है सो है कि बर्फ है कि बादल है कि धुआं? दिमाग लगाइए, बन जाएगा। बिजली चमकती है, क्योंकि अभी तुरंत हम सूरज की बात किए थे, रोशनी की बात किए थे कि नहीं किए थे? रोशनी के यहाँ क्या आ जाएगा? बिजली से। आगे फिर ध्यान दीजिएगा, अगला प्लाज्मा। अभी तुरंत प्लाज्मा में इलेक्ट्रॉन आयन की बात की थी, तो प्लाज्मा जो प्लाज्मा विद्युत को कौन सा चालक कर चलेगा? सुचालक। इलेक्ट्रॉन की बात की तो सुचालक करेगा कि नहीं करेगा? तुरंत इलेक्ट्रॉन की बात की है, क्या हो जाएगा? सुचालक। आदमी करंट मारता है तो पहले ब्लड पर ही इफेक्ट मारता है, जिससे करंट आदमी को मारता है तो सबसे ब्लड पर ही जाकर इफेक्ट मारता है, इसलिए शरीर में टेम्परेचर देना शुरू कर देता है, ब्लड सर्कुलेशन इंसान को रुक जाता है, क्योंकि शरीर विद्युत का चालन करता है। अगला क्वेश्चन, रक्त प्लाज्मा का रंग कैसा? देख लीजिए, क्या होगा? हल्का पीला। बोलिए, कोई दिक्कत नहीं आता? तो जो भी क्वेश्चन में सटीक है आपको याद, क्वेश्चन ध्यान दीजिए, प्लाज्मा में पाए जाने वाले मुख्य प्रोटीन कौन सा होगा? देखिए, उपयुक्त सभी, ये टोटल है, ये टोटल प्रोटीन प्लाज्मा में पाया जाता है, इसका आंसर होगा सभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, रक्त को थक के जमने के लिए कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन आवश्यक है? बताइए। रक्त को भाई पढ़े हैं कभी है हाइब्रिड है कि नहीं? ये कहाँ रहता है? बाहर के अंदर? बाहर। चलिए यही से याद रखिए, ऑब्जेक्टिव से बहुत सारा क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। अब चलिए आते हैं सीरम के बारे में कुछ जानते हैं। सीरम के बारे में देखिए, सीरम क्या है? तो प्लाज्मा में से क्या निकाले थे? फैब्रिन। क्या निकाला थे? फैब्रिन निकाले थे, जब उसी को क्या कहते हैं? सीरम। देखिए, जब रक्त को जमने दिया जाता है तो थक्का बनने के बाद बचा हुआ तरल सीरम जैसा कभी का खून जम जाता है, देखिएगा उसमें पंछा लेकर होता है, देखें या किसी घाव पर देखे होंगे, जब जम जाता है तो पानी की तरफ बहता है, ब्लड बढ़ होता है ना, उसे क्या कहते हैं? सीरम। एकदम चमकीला होता है, याद रखिएगा। सीरम पानी की तरह ही होता है, आप लोग यूज करते होंगे, चाहे देखे होंगे, सीरम पानी की तरह रहता है, क्या रहता है? उसी को सीरम कहते हैं। अब क्या है सीरम? कब कहेंगे? जब रक्त थक्का बनने के बाद जो तरल बचे उसी का कहेंगे सीरम। सीरम क्या है? रक्त है, प्लाज्मा थक्का जमने वाला कारक है, रक्त प्लस प्लेटलेट्स केवल आरबीसी के डी होगा। क्या होगा? डी। यानी रक्त थक्का जमने वाला कारक होता है, उसके बाद दम जम के उसके बाद बचा सीरम हो जाता है। थैंक यू। आगे देखते हैं, शरीर का कौन सा अणु रक्त प्लाज्मा के अत्यधिक प्रोटीन प्रदान करता है? इसका होगा यकृत। क्या होगा? यकृत यानी लीवर। ये सबसे ज्यादा याद रखिएगा, प्लाज्मा का अधिक प्रोटीन प्रदान करता है लीवर। लीवर ठीक ठाक ना है, मामला खत्म। यार भोजन को पचाने पहले के। चलिए अब आते हैं, लसिका क्या होता है? लसिका बगीचा, लसिका ठीक लगा कि नहीं लगा? उतना बहुत क्वेश्चन कर रहे थे क्या? उतना क्वेश्चन देख लो तो हो जाएगा। देखिए लसिका क्या है? लसिका एक प्रकार का वर्णहीन, देख लो वर्णहीन मतलब रंग है कि नहीं है? कोई रंग नहीं है, वर्णहीन है, जो उत्तकों के बीच में स्थित होता है। मतलब लसिका जो होता है, लसिका उत्तक के बीच में स्थित होता है। कौन होता है? लसिका। ठीक है,
इसका रंग कैसा है? वर्णहीन। इसका बहाव ही दिशा में उत्तक से हृदय की ओर होता है। इसका बहाव की दिशा जो है उत्तक से हृदय की ओर होता है और इसमें श्वेत रक्त कनिकाएं पाए, ठीक है। यानी कि लसिका जो देखते हैं, लसिका उत्तक और उत्तक के बीच होता है। इसका बहाव कहां से? उत्तक से हृदय। देख लीजिए, इसका बहाव कहां से कहां? उत्तक से हृदय की ओर होता है। और इसमें कौन सा रक्त पाया जाता है? श्वेत। इसमें कौन सा रक्त पाया जाता है? श्वेत। यही सब लसिका है शरीर में। जो हरा भाग देख रहे हैं ये टोटल सब लसिका है। आगे देखिए क्या होता है लसिका। कार्य समझेंगे लसिका। यह प्रतिरक्षा तंत्र का कार्य करता है। प्रतिरक्षा तंत्र मतलब शरीर के एंटीवायरस की तरह काम करता है। कौन? लसिका। लसिका किधर से किधर जाता है? उत्तक से हृदय की ओर। इसका रंग कैसा होता है? नहीं होता है। इसमें कौन सा का ब्लड पाया जाता है? श्वेत, यानी कि WBC, ठीक है। आगे देखते हैं। यह टूटे फूटे एवं नष्ट कोशिकाओं को भक्षण करता है। जैसे हमारे शरीर में टूट फूट वही कुछ हो जाता है ना, उसी का भक्षण करता है, उसी को खा लेता है। जैसे मान लें कि हाथ में चोट लग गया, ब्लड जम गया यहाँ पर, ब्लड जब जम गया तो हो जाए, ब्लड जमने के बाद हो सकता है नुकसान, उसी को भक्षण करता है। यह भी टूटे फूटे एवं नष्ट कोशिकाओं को क्या करता है? भक्षण करता है, उसी को खाता है, ठीक है। आगे, यह घाव में हुए गाढ़े और जमने को भरने में मदद करता है। जैसे टूटे फूटे घाव हो गया, कुछ हो गया, खराब बनने को कहीं घाव हो गया ज्यादा, धीरे धीरे भरने का काम कौन करता है? लसिका ही करता है। लसिका किधर किधर हमारा हो जाएगा? उत्तक से हृदय की तरफ। इसमें कौन सा ब्लड होगा? WBC। अब सुनिए कार्य क्या? यह प्रतिरक्षा तंत्र का कार्य करता है। यह भी टूटे फूटे कोशिकाओं को भक्षण करता हो गया, घाव को भरता है, हो गया। मुख्य बिंदु पर याद रखिए, यह रंगहीन होता है। प्लाज्मा, लिम्फोसाइट्स और कथी होता है? WBC। आगे, अनुपस्थिति, इसमें कौन नहीं होता है? RBC, प्लेटलेट्स, कुछ प्रोटीन इसमें नहीं होता। किसमें? लसिका में। कार्य, पोषक तत्व, हार्मोन, वसा, आंतों से अपशिष्ट पदार्थों को परिवहन प्रतिरक्षा में करता है। मतलब इसका काम है कि पोषक तत्वों को हार्मोन, वसा, आंत से अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन करता है। आंत से अपशिष्ट जो खराब पदार्थ है उसको करता है, परिवहन करता है लसिका। परिसंचरण के मांसपेशियों की गति में हृदय पंप नहीं करता है। ज्यादातर है परिसंचरण में कहता है मांसपेशियों की गति से हृदय पंप नहीं करता है। अगर मांसपेशियों की गति हो उससे हृदय में कोई पंपिंग नहीं होता। मान लीजिए हिरनियां दाब रहे हैं आपको, इसे ऐसा नहीं कि हृदय में उसका कोई पंपिंग फर्क नहीं पड़ता है। किसके? लसिका से। लसिका का अंग इलिया, थाइमस, लसिका ग्रंथियां, कथी है? पेल्स, पेच, कोशक, उत्तक होता है। यानी लसिका के ये सब अंग है। अब देखिए नोट, बढ़िया समझिए। पता है जब लसिका अनियंत्रित रूप से विधि कर गुच्छा या जाल बनाता है तो कैंसर नामक बीमारी। जैसे अब याद रखिए, अभी तुरंत आप लसिका के बारे में पढ़े हैं, टूटी फूटी वगैरह ये सब का कथी करता है? भक्षण करता, भोजन करता है। मान लीजिए हमको टूट गया, दब गया, आप कभी कहीं किसी गांव में किसी व्यक्ति सुने होंगे चोट लग गया है, ब्लड नहीं निकला है, तो क्या सुनते हैं? खून जम गया तो क्या करता है? अच्छा है खराब है? खराब है। यही खून जम गया, अगर जो खून को धीरे धीरे दवा से कर लिया तो लसिका काम कर रहा है, वो जमा हो गया तो लसिका काम नहीं कर रहा है, अब दिक्कत करेगा। तो ये बात कह रहा है कथी? जब लसिका अनियंत्रित हो जाए, अपना काम करना नहीं, लसिका अपना काम नहीं कर रहे, मान लीजिए कहीं घाव वगैरह हो गया, वहाँ जो हानिकारक है उसको लसिका अपना भोजन नहीं करता है, नहीं खाए, उस केस में कौन सा बीमारी होता है? कैंसर। भगवान न करे किसी का ऐसा हो। ये सबसे दुनिया का सबसे घातक बीमारी है। जिस परिवार में होता है उस परिवार को बर्बाद कर देता है। बर्बाद ऐसा करता है कि धन धर्म सब कुछ से नाश करता है, अंत में तो मारना ही है, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए कैंसर बीमारी का परिचय, ये सब जो देख रहे हैं ना आप, ये सब कैंसर बीमारी का परिचय है। और सब कैंसर बीमारी का परिचय है। जैसे देख लो, यहाँ देख रहे हो खुला हुआ, देख रहे हो? नहीं देख रहे हो? इसमें खुला हुआ देख रहे हो यहाँ पर? तो इस टाइप से गिल्टी पिगड़ी कहीं जो निकला हुआ बहुत दिनों से आदमी को उस पर वगैरह नहीं, समझो सब ट्यूमर, सब कैंसर का। यानी लसिका उसको भक्षण नहीं करता। लसिका उसको भक्षण, किसी को देखिए माथा पर ऐसे निकल रहेगा, किसी को यहाँ निकल रहेगा, किसी को सब कैंसर का।
लेकिन फटता नहीं है, जब फट जाएगा तो घाव के रूप में आ जाएगा। और कैंसर के मतलब ही होता है इसे बीमारी से जो कीड़ा पड़ जाता है, और रियल में कीड़ा जैसे हम लोग कुत्ता उत्ता के देखते हैं ना, जो घाव कीड़ा वैसा होता है, वैसे निकलता है कीड़ा इसमें। तो जब फट जाता है तब चलेंगे आगे देखेंगे। क्वेश्चन है, लसिका का रंग कैसा होता है? क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं आता? नहीं होगा। आगे बात करते हैं। वसा का वह शरीर वहन शरीर के अंदर किसके माध्यम से होता है? रक्त के द्वारा, लसिका के द्वारा, किसके द्वारा होगा? यानी फैट का वहन शरीर के अंदर जब भी जाए किसके द्वारा होगा? लसिका के द्वारा। याद रखिए। आगे लसिका, लसिका वाहिनी अंत में कहाँ खुलती है? याद रखिएगा, लसिका जब भी खुलता है तो जैसे आपको बताया थे कि याद रखिएगा, धमनी और शिरा भी पढ़ाएंगे आपको पॉइंट। धमनी शिरा का काम क्या होता है उसमें हम पढ़ाएंगे, तो बैक करके आपको बता देंगे, बड़ी अच्छा है इसको ब्रेक ठीक। हम तुरंत पढ़ेंगे तो हम अच्छे से आप ही बनाइएगा इसको। आगे लिम्फोसाइट्स का निर्माण कहाँ होता है? लसिका कहाँ होता है? लसिका में। आगे लसिका में किसकी मात्रा रक्त की तुलना में कम होता है? जल, प्रोटीन, अपशिष्ट, श्वेत रक्त का। बताइए, जैसे भी तुरंत पढ़ेगा क्या में अल्प मात्रा में कौन रहता है? पढ़े कि नहीं पढ़े? प्रोटीन। अभी अल्प मात्रा में प्रोटीन होता है किसमें? लसिका में। अल्प मात्रा में जो होता है कथी होता है? प्रोटीन होता है। अगला, लसिका में कौन सा रक्त उसका अनुपस्थित होता है? उपस्थित अनुपस्थित होता है। अभी तुरंत आरबीसी लाल यही ना गया, तुरंत पढ़े कि नहीं पढ़े? नेक्स्ट आगे क्वेश्चन बात करते हैं। लसिका का मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन नहीं, पोषक तत्व प्रतिरक्षा और कोशिकाओं का परिवहन, इसका यही होगा। कथी होगा? पोषक तत्व प्रतिरक्षा और कोशिकाओं का परिवहन कौन काम करता है? लसिका करता है। अगला, लसिका का निर्माण कहाँ होता है? हृदय में, इलिया में, कोशिकाओं से रिसने वाले प्लाज्मा में या किडनी? कहाँ होगा? देखिए, रक्त कोशिका से रिसने वाली प्लाज्मा में, रक्त को रिसने वाली प्लाज्मा में होना चाहिए। लीवर में भी हो सकता है लसिका का निर्माण, तो इसको देख लेंगे। चलो आगे देखते हैं। आगे, लसिका किसके माध्यम से अवशोषित होता है? नेफ्रॉन, फेफड़ा, किडनी, लेक्टिन, यही होगा। लेक्टिन एल्स के नाम पर ही अवशोषित होता है, याद रखें। नेफ्रॉन नहीं, फेफड़ा हो ही नहीं, किडनी हो ही नहीं सकता। अभी तीनों को कहीं देखेंगे नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं। लसिका में किसकी मात्रा तुलना में कम होता है? तुरंत पढ़े, किसका कम होता है? प्रोटीन। तुरंत पढ़ेंगे कम होता है, तुरंत हम लोग देखें प्रोटीन कम होता है। फैट का अभी तुरंत देखेंगे, लसिका द्वारा होता है, ये तो क्वेश्चन देख लिया। अब लसिका का मुख्य कार्य क्या है? ये भी देखिए, तो हो गया ना, क्या हो गया। चलिए आगे देखते हैं। धमनी और शिरा में अंतर, याद रखिएगा। हम पहले धमनी पढ़ लेंगे और उसका क्वेश्चन बना लेंगे, फिर शिरा पढ़ लेंगे, तब क्वेश्चन ठीक रहेगा ना? रहेगा, तब हम क्वेश्चन सटीक हमको बनेगा क्वेश्चन। चलते हैं, ध्यान देते हैं। धमनी, धमनी और शिरा। अब ट्रिक भी आपको हम सिखाते हैं, याद करेंगे। धमनी, धमनी 3 को आ गया, ज्यादा है, शिरा कम है, तो ज्यादा हम जो ज्यादा है उसका ज्यादा वेट देंगे, कम है उसको कम वेट देंगे। बोलो ठीक है कि ठीक है कि नहीं? धमनी में ज्यादा होना चाहिए, उसमें कम होना चाहिए। शुद्ध रक्त, अब भाई ज्यादा आदमी, मान लीजिए घर में आपको 5 आदमी है, घर का जो मालिक है पहले उसको बढ़िया खाना बड़के को ना मिलता है, गलत गया कि सही? तो बात समझो। धमनी में शुद्ध रक्त हृदय से लेकर शरीर के विभिन्न भागों तक होता है। धमनी हृदय से विभिन्न भागों तक धमनी होता है, अर्थात यह ऑक्सीजन रक्त को ढोता है। किसको ढोता है? ऑक्सीजन रक्त। कहां से कहां? हृदय से शरीर के विभिन्न भाग। और ये क्या बड़के आदमी किसी को देता है? गलती कैसे है? तो धमनी है, तो हम पूछेंगे कि विभिन्न भाग से हृदय में आता है कि हृदय से विभिन्न भाग जाता है? हृदय में। बड़का आदमी है भाई, दिया है किसी को, हृदय से विभिन्न भागों में जाता है। धमनी का दीवार मोटा, लचीली एवं कपाटहीन होता है। ये मोटा होता है, कैसा होता है? मोटा होता है। आगे, धमनी के दीवार लाल रंग का होता है, ऐसा बड़का आदमी खतरनाक होता है। धमनी का दीवार कैसा होता है? लाल रंग का होता है। आगे, धमनी में रक्त निकालने से धमनी की दीवार नहीं चिपकता है। मान लीजिए बड़का आदमी के, मान लीजिए 500 रुपये भुला जाएगा, कोई उसको फर्क पड़ने वाला है क्या? नहीं। तो धमनी की दीवार से रक्त अगर निकल जाए फिर उसका दीवार कथी होता है? दीवार चिपकता नहीं है। धमनी अत्यधिक गहरा, कथी में? गहरा में होता है, अत्यधिक गहरा में होता है। अपवाद में
पल्मोनरी यानी फुफ्फुस धमनी का एक ऐसा धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न कोशिकाओं से हृदय तक पहुंचाता है। मतलब एक अपवाद में याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है फुफ्फुस कथी होता है, फुफ्फुस ये ना होता है फुफ्फुस जो होता है उल्टा काम करता है, फुसफुस नहीं करना है यार, यानी फुफ्फुस जो होता है ना उसका काम ही उल्टा है। जैसे आप धमनी काम समझ गए, हृदय से विभिन्न भाग तक, विभिन्न भाग से हृदय तक, हृदय से विभिन्न भाग तक, अशुद्ध की अशुद्ध शुद्ध, लेकिन धमनी की तरह ही काम करता है कथी है, फुफ्फुस, जो क्या काम करता है, एक ऐसा धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भाग कोशिकाओं से हृदय तक पहुंचाता है। ये अपवाद है क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन की बात ही करते हैं, पूरा क्वेश्चन अमन जी बनाएंगे। पहला क्वेश्चन, धमनी का काम क्या है बाबू, कोई नहीं, हृदय से रक्त को शरीर के, यही पहला है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, धमनी में किस प्रकार का रक्त प्रवाहित होता है, शुद्ध रक्त, कौन रक्त प्राप्त होगा, थैंक यू। अगला, कौन सी धमनी अशुद्ध रक्त ले जाता है, देख लीजिए तुरंत बोले तो ना, पुआ याद है, पुआ याद है ना, तो उसमें पुआ उल्टा काम करती है, जब भी पुआ घर तो भाई में झगड़ा लगा देती है, देखना उल्टा काम करे, पुआ याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है अमन के लिए, धमनी की दीवार कैसे होना है, पक्का, ये मोटे ना, मोटर नाम याद रखना अच्छे से। आगे, धमनी में रक्त का दबाव कम, मध्यम, उच्च, रक्त का दबाव कैसा होगा, उच्च होगा, याद रखिएगा। रक्त का दबाव बहुत कम होता है नहीं पहुंचाता, विभिन्न भावों तक ज्यादा होगा, रक्त का दबाव क्या होगा, ज्यादा, विभिन्न भावों तक पहुंचाता है ना, तो ज्यादा होगा रक्त का दबाव। आगे, क्या धमनी में वाल्व पाए जाते हैं, वाल्व नहीं पाए जाते, याद रखिएगा। जैसे इसका चिपकता नहीं है वगैरह सब, इसमें बल्ब की आवश्यकता नहीं होता है। जैसे आपको हम बताते हैं, बल्ब लगता है किसमें, जैसे कोनो नस दब जाता है उसमें बल्ब लगा दिया है ताकि नस दबे नहीं, इसका दीवार चिपकता है नहीं, इसे बल्ब लगाने की आवश्यकता नहीं है। आगे अब देखते हैं, शरीर के सबसे बड़ी धमनी कौन सा है, ये है, नहीं याद रखिए, कोरोनरी धमनी, ये आपको याद रखना है, कोरोनरी धमनी होता है। आगे, धमनी शरीर में कहाँ अवस्थित होते हैं, त्वचा के ऊपरी सतह शरीर के गहरी में, पढ़ेंगे ना पढ़ेंगे, कहाँ पर होता है, शरीर के गहरी में, वेरी गुड। आगे अब देखिए, आगे फिर फुफ्फुस क्या काम करता है, शरीर के अंगों में, हृदय में, फेफड़ों में, या किसी बताओ, फुफ्फुस क्या काम है, देखिए सब जगह से खराब को लेके कहाँ लेके आता है, हृदय में, इसका आंसर कभी होगा बी। आगे, मृत्यु के पश्चात बताए थे धमनी की स्थिति पर क्या होता है, पता तो ब्रेन हेमरेज करता है, क्या जाएगा, खाली, कुछ काम ही नहीं, समझिए खाली हो गया उसके पूरे। आगे, हृदय के मांसपेशियों को रक्त पहुंचाने वाले धमनी को क्या कहते हैं, यही होता है, हृदय के मांसपेशियों को रक्त पहुंचाने वाले धमनी को, हृदय के मांसपेशियों को रक्त पहुंचाने वाला धमनी को महाधमनी कहते हैं, कोरोना धमनी कहते हैं, उससे तो होता है कि महाधमनी कहते हैं, इसको याद रखें, नहीं प्रोणोधमनी ही लिखो इसको, सबसे बड़ी धमनी होता है कोरोनाधमनी ही लिखो इसको। आगे, धमनी का रंग कैसा होता है भाई, बताइए, गहरा लाल और चमकीला होता है। आगे, सीरा पर ध्यान दीजिए, उस सब को उलट देंगे, जितना बार धमनी पर है उसको उलट दीजिएगा, 2 नंबर यह भी क्लियर हो गया, ये हुआ कि नहीं हुआ। इसमें देखिएगा, सीरा अशुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न कोशिकाओं से लेकर हृदय तक पहुंचाता, अर्थात डिऑक्सीनेट काम को करता है, ऑक्सीजन को उल्टा काम करता है, और हृदय विभिन्न जगह से लेकर कहां तक पहुंचाता है, हृदय में, कौन पहुंचाता है, सीरा। आगे, सीरा की दीवार पतली, कठोर और कपाट रहता है, सीरा की दीवार नीला रंग की होती है, सीरा में रक्त निकलने से सीरा की दीवार चिपक जाता है, जैसे बल्ब होगा कि नहीं होगा, बल्ब लगेगा, नहीं तो चिपक जाएगा ना, बल्ब लगाना पड़ता है, इसमें चिपक जाता है, सीरा कम गहरा में होता है, और बाद में कथी है, फिर वही है फुफ्फुस, याद रखिएगा, ऐसा सीरा है जो शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाता है।
उल्टा काम है वो कहता है हुआ। हाँ फुफ्फुस जो होता है उल्टा, फिर इसमें उल्टा काम फुफ्फुस किया है, ये फुफ्फुस ही है याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाने वाले वाहिना को क्या कहते हैं? सीरा। क्या कहते हैं? सीरा। अब देखो रक्त, शुद्ध रक्त ऑक्सीजन प्रवाहित होता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजनित रहित, ऑक्सीजनित रहित मतलब ऑक्सीजन नहीं होगा, उल्टा होगा, जनित रहित है, याद रखिएगा। तो इसमें कथी हो जाएगा? सीरा। आप सीधा ऑक्सीजन रहेगा तो कथी हो जाएगा? धम्म। ऑक्सीजन जनित रहित है, याद रखिएगा। मानव शरीर में सीरा का मुख्य काम क्या है? बोलो अमन। हृदय से अंग तक रक्त को ले जाना, अंगों से हृदय तक रक्त को वापस लाना, फेफड़ों में शरीर तक ऑक्सीजन पहुंचाना, मांसपेशियों को शक्ति देना। होता है बी हो, यानी हर अंगों को हृदय तक रक्त को वापस लाना। आगे, क्या सीरा में शुद्ध ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है? हाँ बहता है। अपवाद वाला कभी हुआ, कभी हुआ, याद रखिए। फुफ्फुस में बहता है, दोनों में अपवाद में काम करता है कि जब भी उल्टा काम करे फुआ को काम दिमाग में रखना कि उल्टे काम करते हैं तो कोई सही काम न करती है। आगे, सीरा में रक्त को वापस उल्टा बहाने से रोकने के लिए क्या कहते हैं? देखिए पंप, कपाट, कथी होगा? कपाट, वॉल्व, 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 देख लो वॉल्व, वॉल्व, वॉल्व लगा देते हैं, याद रखिएगा। उल्टा बहाने से रोक देते हैं वॉल्व लगा, ठीक है। जैसे कॉल में बल्ब नहीं देखे लगा रहता है, मोटर में भी जहाँ पाइप हम लोग लगाते हैं बल्ब लगा रहता है, देखिएगा। आगे, शरीर के सबसे बड़ी सीरा कौन सा है? वेना कावा, पल्मोनरी वेन, नहीं, वेना कावा ही होगा इसमें, याद रखिए सबसे बड़ी। आगे, सिराओं को दीवार को विशेषता क्या है बताइए अमन भाई? ये धमनी से मोटी होती है, ये धमनी से पतली होती है, लचीला है, ये बी होगा ना कि धमनी से कभी होता है पतली होती है। आगे, सिराओं में रक्त का रंग गहरा लाल या नीला क्यों दिखाई देता है? ऑक्सीजन की अधिकता के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की कमी के कारण, हीमोग्लोबिन की कमी के कारण, बाहरी त्वचा के रंग के कारण नहीं। ऑक्सीजन इसमें याद रखिएगा शुद्ध रक्त है, इसमें तो ऑक्सीजन तो होगा ही नहीं, होगा इसका बी होगा। क्या होगा? बी होगा। आगे, सीरा में रक्त का दबाव धमनी के तुलना में कैसा होता है? बहुत कम। सही बात है कि नहीं? पानी अपने ऊपर से गिरता है, इतना कि नीचे से प्रेशर बना के ऊपर ले जाते हैं। जैसे हम लोग नल खोलते हैं, नल खोलते हैं तो दबाव कम है कि ज्यादा है? बहुत कम होगा ऊपर से नीचे नहीं, लेकिन हम नीचे से ऊपर पहुंचाएंगे तो प्रेशर ज्यादा बनाना पड़ेगा हमको ना। आगे, बस आपको इतना ही क्वेश्चन था। अब हो गया, आपको प्लाज्मा पढ़ लिए, लसिका पढ़ लिए, सीरम पढ़ लिए, धमनी पढ़ लिए और सीरम। अब आपको एक छोटा सा पॉइंट हृदय बचा हुआ है, परिवहन रखिएगा। ठीक लगा ना कि नहीं? अब इतना आपको बना लेना होगा।